एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स। किसकी बात करेंगे भाई? पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स। तो देखो भाई, मोनो हेलोजन कंपाउंड्स हमने पढ़ दिए हैं जिसमें केवल एक हेलोजन कंपाउंड होता है, ठीक हो गया। अब मैं बात करूंगा डाई हेलोजन कंपाउंड्स की। किसकी बात करूंगा? डाई हेलोजन कंपाउंड्स। डाई हेलोजन कंपाउंड्स, ठीक हो गया। डाई हेलोजन कंपाउंड्स, इसमें मैं बात करूंगा डीसीएम की। डीसीएम क्या बोलूंगा? डाइक्लोरोमीथेन, यानी कि CH2Cl2, ठीक हो गया भाई। डाइक्लोरोमीथेन की बात करूंगा डायहेलोजेंस में। जो जो इंपॉर्टेंस होगा वो मैं आपके लिए भाई जरूर करूंगा, ठीक हो गया। देखो भाई, हम दूसरी बात करेंगे ट्राई हेलोजन कंपाउंड्स की। किसकी बात करेंगे भाई? ट्राई हेलोजन कंपाउंड्स की, ठीक हो गया। बात करेंगे ट्राई हेलोजन कंपाउंड्स की। ट्राई हेलोजन कंपाउंड्स, देखो भाई, इसमें तुम्हारा आएगा क्लोरोफॉर्म CHCl3, ठीक हो गया, और ब्रोमोफॉर्म CHBr3 और आयोडोफॉर्म CHI3, ठीक हो गया भाई। देखो भाई, पॉलीहेलोजन का मतलब होता है एक से ज्यादा हेलोजन कंपाउंड। तो यहां पे कितने हेलोजन है? डाई हेलाइड्स में 2, ट्राई में 3। और देखो भाई, अगर मैं लास्ट बात करूं तो देखो भाई, अगला हम पढ़ेंगे टेट्रा हेलोजन कंपाउंड्स। किसकी बात करेंगे? टेट्रा हेलाइड्स की, ठीक हो गया। किसकी बात करेंगे? टेट्रा हेलोजन कंपाउंड की। टेट्रा हेलोजन कंपाउंड्स की बात करेंगे, ठीक हो गया भाई। और इस टेट्रा हेलोजन कंपाउंड्स में मैं आपको बताऊंगा CCl4, ठीक हो गया भाई। थ्योरी बताऊंगा, लेकिन याद रखना पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे वो पॉइंट्स मैं आप लोगों को जरूर लिखवाऊंगा भाई, ठीक हो गया। तो मेरा फोकस किस चीज पे रहेगा? मेरा फोकस रहेगा DCM पे, डाइक्लोरोमीथेन पे, ठीक हो गया। मेरा फोकस रहेगा क्लोरोफॉर्म पे, मेरा फोकस रहेगा आयोडोफॉर्म पे और कार्बन टेट्रा क्लोराइड पे, ठीक हो गया भाई। ये किस तरह से यूज आते हैं और इनकी मेन रिएक्शन क्या है भाई, ठीक हो गया। तो इस वीडियो में मैं आपको पॉलीहेलोजेंस की डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा, ठीक हो गया। तो शुरुआत करेंगे DCM से। किससे बात करेंगे भाई? DCM से, डाइक्लोरोमीथेन से। देखो भाई, सबसे पहले बात करेंगे डाइक्लोरोमीथेन की, ठीक हो गया, यानी कि DCM, डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है। देखो, सबसे पहले बनाने का तरीका सेम, क्लोरीनेशन। CH4 था हमारे पास, उसका क्लोरीनेशन किया, CH3Cl मिथाइल क्लोराइड बना। देन उसके बाद उसका फिर क्लोरीनेशन किया इन प्रेजेंस ऑफ HNu, ठीक हो गया, सनलाइट की प्रेजेंस में। और देखो भाई, क्या बन गया? CH2Cl2, इसी को बोलते हैं DCM, डाइक्लोरोमीथेन। DCM, डाइक्लोरोमीथेन, या मिथाइलिन डाइक्लोराइड भी बोलते हैं भाई, ठीक हो गया। अब देखो भाई, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हम पढ़ रहे हैं? देखो भाई, पहले तो याद रखना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसे एज अ सॉल्वेंट लिया जाता है, ठीक हो गया। ये हाइड्रोफोबिक और नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। देखो भाई, ये क्या बोला था? ये हाइड्रोफोबिक और नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, ठीक हो गया भाई। याद रखना, इसे नॉन पोलर सॉल्वेंट की तरह यूज करते हैं, ठीक हो गया भाई। सबसे पहला यूज क्या था? एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं। याद रखना, ये हाइड्रोफोबिक सॉल्वेंट होता है, या इससे क्या बोल सकते हैं? नॉन पोलर सॉल्वेंट बोल सकते हैं भाई। दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक हो गया। देखो भाई, अगर पेंट को रिमूव करना है तो इसका यूज एज अ पेंट रिमूवर भी हम करते हैं, ठीक हो गया भाई। याद रखना, जो नॉर्मल रेफ्रिजरेंट होते हैं वो किससे बने होते हैं? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से मिलकर के बने हुए होते हैं, ठीक हो गया। लेकिन जो DCM होता है, डाइक्लोरोमीथेन, ठीक हो गया, वो भी एक रेफ्रिजरेंट की तरह काम करता है और उसे डीवैक्सिंग एजेंट की तरह भी यूज किया जाता है, ठीक हो गया भाई। याद रखना, इसका यूज ड्रग बनाने में, मेडिसिनल केमिस्ट्री में ड्रग बनाने के लिए भी यूज किया जाता है भाई इस DCM का, ठीक हो गया। तो भाई, ये तो थे इसके यूजेस, लेकिन याद रखना, आदमी यूज करते करते इसका बहुत ज्यादा यूज कर जाता है, ठीक हो गया। तो इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं, ठीक हो गया भाई। याद रखना, इसके हार्मफुल इफेक्ट्स में देखो भाई, मोस्टली जो हेलाइड्स होते हैं, पॉलीहेलाइड्स होते हैं, याद रखना,
अगर उनका ज्यादा यूज करोगे, ठीक हो गया, मैं डीसीएम की बात ही नहीं कर रहा हूं, इन मोस्ट ऑफ द पॉलीहेलोजेंस, ठीक हो गया, ये हमारे नर्वस सिस्टम को क्या करते हैं, हार्म देते हैं, ठीक हो गया, नर्वस सिस्टम के लिए बहुत हानिकारक है। नर्वस सिस्टम में क्या होता है, नर्वस सिस्टम आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को क्या करता है, कंसिस्ट करता है। अगर ब्रेन ही नहीं चलेगा तो पूरा याद रखना बॉडी जो है वो डैमेज हो जाएगी, याद रखना, ठीक हो गया। तो याद रखना जो डीसीएम है वो हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत खतरनाक है, इसलिए इसे लिमिट में यूज करना है, ठीक हो गया। देखो भाई, अगर ये डीसीएम आपके डायरेक्ट आईज से कांटेक्ट में आता है तो याद रखना ये आपके आंख की जो कॉर्निया है ना उसको जला देगा, समझ में आया, ये कॉर्निया को क्या करता है, जला देगा अगर डायरेक्ट आंख के कांटेक्ट में आया तो ये हो गए इसके यूजेस और ये हो गए इसके हार्मफुल इफेक्ट, ठीक हो गया भाई। तो इतना आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक हो गया। एक इंपॉर्टेंट रिमार्क करके आप लोगों के लिए लिखा देता हूं भाई, ठीक हो गया, रिमार्क करके आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिखा रहा हूं, ठीक हो गया। देखो भाई, मैंने बोला था जो डाई हैलाइड्स होते हैं, क्या होते हैं, डाई हैलाइड्स होते हैं, ठीक हो गया, डाई हैलाइड्स। देखो भाई, जो डाई हैलाइड होते हैं वो मैंने आपको बताया दो टाइप के होते हैं, एक को बोलते हैं जैम डाई हैलाइड और दूसरे को बोलते हैं विसिनल, क्या बोलते हैं, विसिनल डाई हैलाइड। जैम डाई हैलाइड का मतलब याद रखना, डाई हैलाइड है, दो हेलोजन्स तो होंगे ही और दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पे होंगे, इसको बोलते हैं जैम। विसिनल का मतलब क्या होता है, दो हेलोजन तो है ही लेकिन वो क्या होते हैं, एडजेसेंट कार्बन पे होते हैं, आसपास वाले पे होते हैं, ठीक हो गया। तो इन्हीं की एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं आप लोगों के लिए लिखवा देता हूं भाई, इस रिएक्शन को रिमार्क करके नोट करना, याद रखना, कभी कभी आ जाता है पेपर में। देखो भाई, इसको इंपॉर्टेंट रिमार्क करके लिखना, ठीक हो गया। मेरे पास है CS2 सिंगल बॉन्ड CS2, ठीक हो गया। लेट अस सपोज यहाँ पे Br, यहाँ पे Br, ठीक हो गया। दो हेलोजन है, एक ये है और एक ये है, दोनों एडजेसेंट कार्बन पे है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, विसिनल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, विसिनल डाई हैलाइड टाइप का सीन है, ठीक हो गया। प्लस जब इसकी रिएक्शन जिंक से करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ मेथेनॉल CH3OH, ठीक हो गया भाई। तो ये क्या करता है, देखो भाई यहाँ पे रिएक्शन किस तरह से होती है, ये ZnBr2 बाहर हो जाता है और क्या बचता है, CS2 सिंगल बॉन्ड CS2 था पहले, अब वो जो Br गए हैं तो ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस ZnBr कहां चले जाता है, बाहर चले जाता है, ठीक हो गया। एक और इसी का एक बड़ा भाई टाइप का रिएक्शन है, ठीक हो गया, उसको भी लिख लेते हैं। अगर मेरे पास ये होगा CS2 सिंगल बॉन्ड CS2, ये क्या है, Br सिंगल बॉन्ड CS2 और ये क्या है, Br, ठीक हो गया भाई। ये ना तो जैम है ना विसिनल है, ठीक हो गया, बट डाई हैलाइड तो है, जिंक और क्या बोला था, मिथेनॉल की प्रेजेंस में CH3OH। अब कराओ भाई रिएक्शन, रिएक्शन कराने पे क्या होगा, ये ZnBr2 बाहर निकल जाएगा, ZnBr2 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो क्या बनेगा, CS2 सिंगल बॉन्ड CS2 और ये क्या आ जाएगा, CS2, ये इस तरह से साइक्लिक चेन बना देगा, ठीक हो गया भाई, साइक्लोप्रोपेन टाइप का कुछ बना देगा और प्लस क्या बनेगा, ZnBr2 बाहर हो जाएगा भाई, ZnBr2 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो इन रिएक्शनों को एज अ रिमार्क याद रखना भाई, एज अ रिमार्क याद रखना, इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए लिखाई है भाई, ये नीट और जेई के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक हो गया। देखो भाई, आगे हम पढ़ेंगे पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स में, हम बात करेंगे आगे ट्राई हेलोजन कंपाउंड्स की। तो देखो भाई आगे हम बात करने वाले हैं ट्राई हेलोजन कंपाउंड्स की। किन की बात करेंगे भाई, ट्राई हेलोजन कंपाउंड्स की बात करेंगे। ट्राई हेलोजन कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है, 3 हेलोजन होने चाहिए भाई, इसमें क्या होने चाहिए, 3 हेलोजन एटम होने चाहिए, ठीक हो गया। तो देखो भाई, इनमें क्या क्या आता है, इनमें आता है क्लोरोफॉर्म, ठीक हो गया, इनमें आता है ब्रोमोफॉर्म, इनमें आता है आइडोफॉर्म, ठीक हो गया। देखो भाई, डिस्कस में यहाँ पे क्लोरोफॉर्म और आइडोफॉर्म करवाऊंगा भाई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑलरेडी आए हुए भी हैं भाई, ठीक हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये क्लोरोफॉर्म है, इस क्लोरोफॉर्म को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे भाई, ठीक हो गया। और जितना पार्ट हमारा पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है वो आइडोफॉर्म को भी करते चलेंगे भाई, ठीक हो गया। तो पहले हम डिस्कस करेंगे क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3, C एक H और क्या आता है, 3 Cl आते हैं भाई, ठीक हो गया, 3 Cl आते हैं इस तरह से, ये वाला। तो ये हो गया तुम्हारा क्लोरोफॉर्म, ठीक हो गया भाई। सबसे पहले इस क्लोरोफॉर्म को बनाते कैसे हैं, इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं, ये भी आता है कभी कभी 12th के बोर्ड एग्जाम में, ठीक हो गया। प्रिपरेशन
और ये लेबोरेटरी मेथड है कि लेबोरेटरी में किस तरह से इसको बनाते हैं। ठीक हो गया भाई। कौन सा मेथड लिखाऊंगा? लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। देखो भाई, लेबोरेटरी मेथड में हम क्या करेंगे? हम क्लोरोफॉर्म बनाएंगे। ठीक हो गया। फ्रॉम एथेनॉल एंड, किससे बनाएंगे? फ्रॉम एथेनॉल, यानी कि C2H5OH, एथेनॉल से बनाएंगे। ठीक हो गया। एंड ब्लीचिंग पाउडर, एंड ब्लीचिंग पाउडर। ठीक हो गया। देखो भाई, सबसे पहले मेरे पास ये जो पहला स्टेप है, देखो भाई हमारे पास जो ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2। ठीक हो गया। इसको हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं। किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं? वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं। ठीक हो गया। और ये कन्वर्ट होता है CaOH का होल ट्वाइस। ठीक हो गया। प्लस Cl2 क्या हो जाता है? बाहर रिमूव हो जाता है। ठीक हो गया। इसको बोलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हमने इसको क्या कर दिया है? कन्वर्ट कर दिया है। ठीक हो गया। अब देखो भाई, देखो भाई दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं? हमारे पास इथेनॉल है, C2H5OH है। ठीक हो गया। याद रखना, अगर तुम इसका Cl2 क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा दोगे, ठीक हो गया, क्लोरीनेशन करवा दोगे, तो याद रखना ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया? CH3 C डबल बॉन्ड O और H, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया है। ठीक हो गया। और ट्वाइस HCl क्या चले जाएगा? बाहर चले जाएगा। ट्वाइस HCl कहां हो जाएगा? बाहर हो गया भाई। ठीक हो गया। तो देखो भाई, यहां पे जो Cl2 था वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है, जो एल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर दे रहा है? एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दे रहा है। ठीक हो गया। तीसरा स्टेप जो होगा, थर्ड स्टेप में क्या होगा भाई? बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे पास क्या है? CH3 C डबल बॉन्ड O और क्या है? H, वो जो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज करके बना था। प्लस याद रखना, फिर तुम इसकी रिएक्शन किससे करोगे? क्लोरीन से करोगे। ठीक हो गया। और याद रखना ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CCl3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और H। ठीक हो गया। ये 3 लेने पड़ेंगे ताकि 3 HCl बाहर हो जाए भाई। ठीक हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटिटी है जिसको क्लोरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? क्लोरल। ठीक हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोरोफॉर्म के फॉर्मेशन में। अब देखो भाई, ये जो हमारे पास क्लोरल बना और ये जो हमारे पास क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं। देखो भाई क्या बनेगा? Ca, इसको लिख देता हूं OH और इसको लिख देता हूं OH। ठीक हो गया। प्लस देखो भाई, हमारे पास 2 क्लोरल है, तो यानी कि Cl3C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, एक क्लोरल ये हो गया। और क्या हुआ? दूसरा क्लोरल CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और ये क्या आ जाएगा? H, ये दूसरा क्लोरल। ठीक हो गया भाई। अब देखो भाई, अब देखो क्या बनेगा? देखो यहां पे क्लोरोफॉर्म बाहर, ये वाला, ये क्लोरोफॉर्म एक ये बना, ये क्लोरोफॉर्म दूसरा ये बना। ठीक हो गया। तो यहां पे देखो प्रोडक्ट में क्या बना? प्रोडक्ट में तुम्हारे पास 2CHCl3 क्लोरोफॉर्म बन गए भाई। ठीक हो गया। प्लस बाहर क्या निकला? बाहर निकला C, देन ये क्या बचा है? COH और एक O ये है, तो क्या बचा है? मैं इसको लिख देता हूं HCOO का होल ट्वाइस, 2 बचे हैं ना। तो देखो भाई, इसको बोलते हैं कैल्शियम फॉर्मेट। क्या बना है ये? कैल्शियम फॉर्मेट। ठीक हो गया भाई। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, ये क्लोरोफॉर्म बनाने का लेबोरेटरी मेथड है भाई। ठीक हो गया। देखो यहां पे मेरे पास क्या था? एथेनॉल था और ब्लीचिंग पाउडर था। ठीक हो गया। देखो भाई, सबसे पहले मैंने ब्लीचिंग पाउडर को CaOH का होल ट्वाइस में कन्वर्ट कराया, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में तुम्हारे पास एथेनॉल था, तुमने उसका ऑक्सीडेशन किया क्लोरीन के साथ और वो किस में कन्वर्ट हो गया? एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। ठीक हो गया। देन इस एसिटल्डिहाइड को क्लोरल में कन्वर्ट करवाया। ठीक हो गया। और फिर उस क्लोरल का CaOH का होल ट्वाइस के साथ रिएक्शन करवाई, तो हमें क्या मिल गया? क्लोरोफॉर्म मिल गया भाई। ठीक हो गया। तो ये क्लोरोफॉर्म बनाने की लेबोरेटरी मेथड हमें पता चल गया भाई। ठीक हो गया। प्रिपरेशन हो गया है। अब इसका क्या कर लेते हैं? इसके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं भाई। देखो भाई, याद रखना, इसकी हम बात कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। किसकी बात कर लेते हैं? क्लोरोफॉर्म के केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बार आया हुआ भी है पेपरों में, बताऊंगा बीच बीच में प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस। देखो भाई, देखो भाई, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टीज है ऑक्सीडेशन। क्या है भाई? ऑक्सीडेशन। ये जो क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3 क्लोरोफॉर्म, ये क्या करता है? एयर से रिएक्शन कर जाता है। ठीक हो गया? याद रखना, जब ये सनलाइट की प्रेजेंस में एयर से रिएक्शन करता है तो ये बहुत भयानक गैस बनाता है, बहुत जहरीली गैस बनाता है। ठीक हो गया भाई? उस जहरीली गैस को क्या बोलते हैं? फॉस्जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? फॉस्जीन बोलते हैं। लिख भी देता हूं ना। ठीक हो गया? इसको नॉर्मल भाषा में क्या भी बोलते हैं? कार्बोनियल क्लोराइड भी बोलते हैं। ये तो याद रखना, ये फॉस्जीन गैस जो बनी है, ठीक हो गया, प्लस ये HCl बाहर रिमूव कर देना, तो क्या होगा? मेरे पास होगा क्लोरोफॉर्म, अगर उसे एयर मिली, ठीक हो गया, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो याद रखना ये फॉस्जीन गैस बना देगा, और ये फॉस्जीन गैस आदमी के लिए बहुत हानिकारक है भाई। ठीक हो गया? इससे आदमी की मौत भी हो सकती है। ठीक हो गया? तो क्लोरोफॉर्म का क्या दिक्कत है? ये डायरेक्ट जैसी, क्योंकि हमारे आसपास सबसे ज्यादा तो एयर ही पाई जाती है, जैसे एयर के कांटेक्ट में आएगा एकदम से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फॉस्जीन में कन्वर्ट हो जाएगा भाई। ठीक हो गया? तो पहली प्रॉपर्टी थी इसका ऑक्सीडेशन। तो देखो भाई, ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए याद रखना, क्लोरोफॉर्म को डार्क बॉटल्स में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? डार्क बॉटल्स में रखा जाता है। डार्क बॉटल्स में रखा जाता है। ठीक हो गया भाई? डार्क ब्राउन कलर की बॉटल्स होती है, उसमें रखा जाता है ताकि सनलाइट उस पर ना पड़े। ठीक हो गया? लेकिन अगर बॉटल के अंदर किसी भी तरह से ऑक्सीजन आ गई, सनलाइट से तो बचा दिया, लेकिन ऑक्सीजन आ गई तो रिएक्शन हल्की हल्की होगी ना। उस हल्की हल्की रिएक्शन से बचने के लिए इसमें थोड़ा सा क्या मिला दिया जाता है? एथेनॉल मिला दिया जाता है। ठीक हो गया? ये एथेनॉल क्या काम करता है? ठीक हो गया? ये आगे एक्सप्लेन करूंगा, आप भी सोचना, हालांकि मैं लास्ट में बताऊंगा, लेकिन खुद भी सोचना कि ये एथेनॉल वाकई में क्या काम करता है, हम क्यों यूज कर रहे हैं इसका। ठीक हो गया? अगली जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी है इसका नाइट्रेशन। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार नीट में आया हुआ है भाई, नाइट्रेशन। ठीक हो गया? देखो, है तो बहुत सिंपल सा। क्या है? क्लोरोफॉर्म है Cl3C, इसमें एक H है, क्लोरोफॉर्म ही लिख रखा है भाई, ये कुछ और मत समझ लेना। और नाइट्रेशन का मतलब HNO3 से रिएक्शन करवानी है, तो HNO3 को ऐसे भी लिख सकता हूं, इस तरह से। HNO3 तो है, ये क्या हो गया? वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया यूं करके। ठीक हो गया? और ये किस में कन्वर्ट हो गया? ये हो गया Cl3CNO2। ठीक हो गया? प्लस वाटर मॉलिक्यूल बाहर। इसको बोलते हैं क्लोरोपिक्रीन। क्या बोलते हैं भाई? क्लोरोपिक्रीन। देखो भाई, इस क्लोरोपिक्रीन जो हमारे पास यहां पे है, इसको टीयर गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीयर गैस भी बोलते हैं। टीयर गैस भाई, टीयर गैस का मतलब होता है आंसू गैस। आंसू, जो आदमी के आंसू निकलते हैं, आंसू गैस। ठीक हो गया? इसका यूज कब करते हैं? देखो भाई, अगर कहीं पे दंगा हुआ है तो बहुत सारे लोग क्या होंगे? एक सामने इकट्ठा होंगे। अगर आदमियों को तितर बितर करना है, इधर उधर करना है, तो याद रखना, जो पुलिस वाले होते हैं ये आंसू गैस क्या कर देता है? छोड़ देते हैं। जो टीयर गैस है वो छोड़ देते हैं। ठीक हो गया भाई? याद रखना, जब ये टीयर गैस आदमी के पास आती है उससे ज्यादा हानि नहीं होती है, लेकिन आदमी की, याद रखना, आंखों में इरिटेशन होता है, जिसके कारण उनके आंसू आने लगते हैं और वो एक दूसरे से दूर सेपरेट होने लगते हैं भाई। ठीक हो गया? तो भीड़ को कम करना है, अगर कहीं पे दंगे हो रहे हैं, भीड़ को कम करना है, तो वहां पे क्या जरूरी है? वहां पे टीयर गैस जरूरी है। ठीक हो गया भाई? सल्फर डाइऑक्साइड SO2 सबसे बड़ा टीयर गैस माना जाता है। ठीक हो गया? मोस्ट ऑफ द केसेस में ये SO2 यूज किया जाता है भाई एज ए टीयर गैस। ठीक हो गया भाई? तो क्लोरोपिक्रीन एक तो टीयर गैस की तरह इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया? देखो भाई, ये जो क्लोरोपिक्रीन है वो इंसेक्टिसाइड की भी तरह यूज होता है। क्या होता है? इंसेक्टिसाइड की तरह यूज होता है। इंसेक्टिसाइड की तरह यूज होता है। ठीक हो गया भाई? याद रखना, इसे जनरल भाषा में बोलते हैं फंगिसाइड।
ठीक हो गया भाई। देखो भाई, अगर मेरे पास लेट अस सपोज क्रॉप्स हैं, जैसे स्ट्रॉबेरीज का क्रॉप हो गया, अनियन हो गया, टोबैको हो गया, फ्लावर हो गए, टोमेटोज हो गए, इनकी अगर नर्सरी हमने कर रखी है, ठीक हो गया, और वहां पे कुछ फंगल इन्फेक्शंस हो गए, ठीक हो गया, कुछ फंगस उन पे लग गए हैं, ठीक हो गया, तो इसको एज अ फंगीसाइडल यूज करते हैं भाई, ठीक हो गया, उस फंगस को हटाने के लिए। तो याद रखना भाई, इसे फंगीसाइडल की तरह यूज करते हैं, ठीक हो गया। तो दो यूज बताए क्लोरोपिक्रीन के, एक तो टीयर गैस के रूप में यूज किया जाता है, उसके कैसे यूज किया जाता है ये भी बताया, और दूसरा बताया फंगीसाइडल, ठीक हो गया, इसे एज अ फंगीसाइडल भी यूज किया जाता है, ठीक हो गया भाई। याद रखना, एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार याद रखना, अगर तुम्हारे पास क्लोरोफॉर्म है, ठीक हो गया, क्या है क्लोरोफॉर्म, CHCl3, ठीक हो गया, प्लस अगर वो Ag के साथ रिएक्शन करता है, Ag के साथ, Ag, ठीक हो गया, Ag के साथ रिएक्शन करता है, तो याद रखना वो क्या बनाएगा, 6AgCl बाहर हो जाएंगे, 6AgCl बाहर हो जाएंगे, ठीक हो गया। तो क्या बचा, एक CH ये वाले एंड से, एक CH यहां से बचा, दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, प्लस क्या कर दो, 6AgCl बाहर कर दो। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, पूछा जाता है क्लोरोफॉर्म से एसिटालाइन कैसे बनाते हैं। याद रखना, इसे इथाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इथाइन बोलते हैं या एसिटालाइन बोलते हैं, समझ में आया, कॉमन नेम में एसिटालाइन बोलते हैं या इथाइन बोलते हैं, ठीक हो गया भाई। तो पहला जो बोला था मैंने, याद रखना, इसका बोला था ऑक्सीडेशन हो जाता है, दूसरा क्या बोला था, नाइट्रेशन, और तीसरा क्या बोला था, अगर इसकी रिएक्शन तुम किससे कर दोगे, इसकी रिएक्शन अगर तुम किससे कर दोगे, सिल्वर से कर दोगे, तो ये एसिटालाइन बना देगा, ठीक हो गया। एक और रिएक्शन विद एसीटोन, अगर तुम इसकी रिएक्शन एसीटोन से करते हो, ठीक हो गया, किसकी, क्लोरोफॉर्म की, प्रॉपर्टी क्लोरोफॉर्म की पढ़ रहे हैं, तो रिएक्शन किसकी कराएंगे, क्लोरोफॉर्म की करवाएंगे, ठीक हो गया। तो ये क्या बना देगा, कुछ नहीं बनाएगा, नॉर्मल सी चीज बनाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C, याद रखना ये डबल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये आ जाएगा CH3, और साथ में क्या आएगा, CCl3, ठीक हो गया भाई, CCl3। तो देखो भाई, इसको बोलते हैं क्लोरीटोन, क्या बोलते हैं भाई, याद रखना, इसको बोलते हैं क्लोरीटोन। अब ये क्लोरीटोन किस चीज के लिए यूज होता है, याद रखना भाई, ये जो क्लोरीटोन होता है इसको एज अ ड्रग भी यूज करते हैं, ठीक हो गया, एज अ ड्रग भी यूज करते हैं, ठीक हो गया। इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज भी होती है भाई, ठीक हो गया। तो क्या बताया, याद रखना, आगे मैं बात करूंगा राइमर टाइमन रिएक्शन की, और कार्बिलामिन रिएक्शन में भी इसका यूज होता है, लेकिन यहां पे इतनी ही चीजें इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इतनी चीजें आपको क्या करवा देता हूं, पहले अच्छे से करवा देता हूं, क्योंकि जो रीमर टाइमन रिएक्शन है वो हम एल्कोहल्स में पढ़ेंगे, और कार्बिलामिन रिएक्शन हम एमाइंस में पढ़ेंगे भाई, ठीक हो गया। तो यहां पे जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी मैंने बताया, ऑक्सीडेशन, नाइट्रेशन, और याद रखना Ag के साथ रिएक्शन, और एसीटोन के साथ ये किस तरह से रिएक्ट करता है भाई, ठीक हो गया। तो देखो भाई, अभी मेरा एक क्वेश्चन बचा हुआ है, क्लोरोफॉर्म को डार्क बॉटल्स में रखते हैं, ठीक हो गया, और याद रखना जो एथेनॉल है वो डाल करके रखते हैं भाई, ठीक हो गया। तो देखो भाई, क्यों डाल के रखते हैं इथेनॉल, तो देखो भाई, आगे इसके यूजेस पढ़ लेते हैं पहले। देखो भाई, जो क्लोरोफॉर्म है वो बहुत यूजफुल होते हैं भाई, ठीक हो गया। याद रखना, अगर मेरे पास फैट है, एल्कोलाइट्स है, या आयोडीन है भाई, ठीक हो गया, तो उनके लिए एज अ सॉल्वेंट है ये, ठीक हो गया, और लेबोरेटरी में तो एज अ रिएजेंट यूज होता ही है। जैसे मैंने आपको बोला, रीमर टाइमन रिएक्शन और कार्बिलामिन रिएक्शन में आपको करवाऊंगा भाई, ठीक हो गया। तो ये लेबोरेटरी में एज अ रिएजेंट तो यूज करते ही हैं, ठीक हो गया। याद रखना, जो फ्रियॉन्स होता है उसका भी प्रोडक्शन इससे करते हैं, क्लोरोफॉर्म से, ठीक हो गया भाई। ऑलरेडी मैं फ्रियॉन्स आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, तो उसका प्रोडक्शन इससे भी होता है, क्लोरोफॉर्म से। देखो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है इसका यूज एनेस्थेटिक्स की तरह यूज होता है, ठीक हो गया, एनेस्थीसिया में। याद रखना, अगर पुराने जमाने में मुझे कोई ऑपरेशन करना होता था तो बॉडी को सुन किया जाता था, ठीक हो गया भाई। सुन करने के लिए डॉक्टर किसका यूज करते थे, क्लोरोफॉर्म का यूज करते थे। किसका यूज करते थे, क्लोरोफॉर्म का, ठीक हो गया। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने इसका यूज करना क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। रियली यूज नाउ, देख रहे हो ये, क्योंकि याद रखना क्या होता है, जब ये एयर के कांटेक्ट में आता है, याद रखना
जब क्लोरोफॉर्म को आदमी को सुंघाया जाता है, बेहोश करा दिया जाता है ताकि उसका ऑपरेशन किया जाए, तो जब वो, याद रखना, ये क्लोरोफॉर्म आदमी की बॉडी में जाती है तो बॉडी में ऑलरेडी बहुत सारी ऑक्सीजन होती है, ये वहां ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और याद रखना किस में कन्वर्ट होता है, फॉस्जीन में कन्वर्ट होता है। ठीक हो गया। और वो फॉस्जीन हमारे, याद रखना, लीवर और किडनी को डैमेज करता है। ठीक हो गया, जो आदमी के मौत का कारण भी बन सकती है। तो देखो कितना हार्मफुल हो सकता था ये। ठीक हो गया। धीरे धीरे, याद रखना, बहुत सारी कंट्रीज में इसको बैन कर दिया गया है, याद रखना। ठीक हो गया। इंडिया में भी ये रेयरली यूज होता है, समझ में आया। तो लोगों ने क्यों इसका यूज करना बंद कर दिया, क्योंकि याद रखना ये ऑक्सीजन और सनलाइट के कांटेक्ट में आते ही क्या बना देता है, फॉस्जीन बना देता है, जिसके कारण आदमी की मौत भी हो सकती है। ठीक हो गया। ये तो थे इसके यूजेस। अब देखो भाई, इसका हार्मफुल इफेक्ट पहले मैंने बता दिया था। लोग पहले टाइम पे इसको एज अ एनेस्थीसिया यूज करते थे, लेकिन याद रखना फॉस्जीन बनने के कारण जो किडनी और लीवर है वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय, डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से आदमी की मौत भी हो सकती है। तो लोगों ने इस वजह से इसको यूज करना थोड़ा छोड़ दिया है। ठीक हो गया। और याद रखना ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी बहुत ज्यादा हानि पहुंचाता है भाई। ठीक हो गया। मैंने बोला था ना, जो पॉलीहेलाइट्स होते हैं या पॉलीहेलोजेंस होते हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कंसिस्ट करता है भाई। ब्रेन ही नहीं रहेगा तो क्या काम करोगे। ठीक हो गया भाई। तो जो CHCl3 है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स जो होते हैं उनको बहुत ज्यादा डैमेज देता है। दूसरा, लीवर और किडनी के लिए क्या है, बहुत हानिकारक है। ठीक हो गया। क्यों हानिकारक है ये भी बता दिया है। तो क्लोरोफॉर्म में क्या कमी थी, बस ये फॉस्जीन बना लेता था, यही कमी थी। ठीक हो गया। तो देखो भाई लेबोरेटरी में तो हम अब भी यूज कर रहे हैं इसका। ठीक हो गया। तो हमें एक तरीका ढूंढना है कि ये फॉस्जीन ना बनाए। तो उसके लिए देखो भाई, उसके लिए मैंने क्या बोला, देखो भाई, प्रिवेंशन ऑफ क्लोरोफॉर्म को प्रिवेंट करना है ताकि वो फॉस्जीन ना बनाए। ठीक हो गया। सबसे पहले क्या करना है, जो क्लोरोफॉर्म है उसको सनलाइट से बचाओ। सनलाइट से बचाने का एक ही तरीका है, उसे डार्क कलर्ड वाटर में डाल दो। ठीक हो गया। याद रखना, ब्राउन कलर के जो डार्क बॉटल होते हैं उसमें डाल दो ताकि सनलाइट तो ना आए। ठीक हो गया भाई। सनलाइट से बच गए। ठीक हो गया। सनलाइट से बच गए। अब देखो भाई, लेकिन याद रखना जिस बॉटल में डाला है उस बॉटल में तो ऑक्सीजन होगा ही। ठीक हो गया। लेट अस सपोज मेरे पास ये बॉटल है, जिस बॉटल में उसको डाला है। ठीक हो गया। ये इसको पूरी तरह से ढक्कन मार के रख देते हैं। ठीक हो गया। लेकिन क्या पता इस बॉटल में पहले से कुछ ऑक्सीजन हो। ठीक हो गया। ये बॉटल क्या है, डार्क बॉटल है, लाइट अंदर नहीं आ रही है, लेकिन याद रखना क्या पता इस बॉटल में ऑक्सीजन हो तो फॉस्जीन तभी भी बन जाएगी। तो इसलिए क्या होता है, दीज बॉटल्स आर कंप्लीटली फिल्ड विद क्लोरोफॉर्म अप टू द ब्रिम, मतलब गले तक, पूरा यहां तक भर देते हैं भाई ताकि कोई भी ऑक्सीजन ना छूटे। ठीक हो गया भाई। ब्रिन तक भर देते हैं, पूरा गले तक भर देते हैं इसे। याद रखना क्या था, ब्रिन एंड प्रॉपरली स्टॉपर टू कीप एयर आउट। ठीक हो गया। तो क्या किया, मैंने बोला कि क्या पता बॉटल के अंदर कुछ ऑक्सीजन हो, तो उससे छुटकारा पाने के लिए क्या किया, इसको पूरा भर दिया भाई ताकि इसमें कुछ जगह ना हो। और याद रखना किसी स्टॉपर से इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया अच्छी तरह से। ठीक हो गया। अब देखो भाई, कभी बाहर खुला, अगर ये बॉटल खुली तो बाहर तो एयर होता ही है ना। ठीक हो गया। बाहर की एयर के कांटेक्ट में आएगा तो फिर रिएक्शन करेगा। एक और बड़ी समस्या, और इस समस्या से निजात पाने के लिए इसमें 1 to 2% एथेनॉल मिला दिया जाता है भाई। ठीक हो गया। क्यों मिला दिया जाता है, क्योंकि जो एथेनॉल होता है वो क्या करता है, क्लोरोफॉर्म का फॉस्जीन में जो कन्वर्जन हो रहा है उसको रोकता है। समझ में आया। उस रिएक्शन के रेट को खा जाता है, कम कर देता है भाई। ठीक हो गया। एज अ निगेटिव कैटलिस्ट की तरह यूज होता है, ये याद रखना। ठीक हो गया। तो एक बात याद रखना, C2H5OH एक निगेटिव रिएजेंट, एक निगेटिव कैटलिस्ट की तरह काम करता है। ठीक हो गया भाई। जो क्लोरोफॉर्म से फॉस्जीन में जो कन्वर्जन हो रहा है उसको क्या करता है, उसके रेट को क्या कर देता है, बहुत स्लो कर देता है। ठीक हो गया भाई। तो ऐसा कैटलिस्ट जो रिएक्शन के रेट को बहुत स्लो कर देता है उसको बोलते हैं निगेटिव कैटलिस्ट। ठीक है। तो एथेनॉल का क्या काम है, एथेनॉल निगेटिव कैटलिस्ट की तरह है भाई। ठीक है। अगर कोई फॉस्जीन बन रखी है अंदर ऑलरेडी, ठीक हो गया, कोई फॉस्जीन बन रखी है, ठीक हो गया, एथेनॉल डालते टाइम से पहले ही कोई फॉस्जीन बन जाए, ठीक है भाई,
ऐसे तो नहीं रहेगा कि एथेनॉल और क्लोरोफॉर्म पहले से मिले रहेंगे, आप ऊपर से डालोगे, क्या पता एथेनॉल से पहले ही कुछ फोस्जीन बना हो, ठीक हो गया। तो एथेनॉल क्या करता है, उसको इसमें कन्वर्ट कर देता है, डाई इथाइल कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक हो गया, जो नॉन वोलेटाइल होता है और नॉन टॉक्सिक होता है भाई, ठीक हो गया, नॉन टॉक्सिक होता है। तो ये एथेनॉल के यूजेस हैं कि व्हाई वी आर यूजिंग दिस एथेनॉल इन द बॉटल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म, ठीक हो गया। तो ये मैंने आपको पूरा प्रोस्पेक्ट बताया कि क्यों हम क्लोरोफॉर्म को डार्क बॉटल में रखते हैं और एथेनॉल डाल के रखते हैं भाई, ठीक हो गया। होप आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा भाई, ठीक हो गया। देखो भाई अब एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं आयोडोफॉर्म का भी भाई, ठीक हो गया। देखो भाई जो आयोडोफॉर्म होता है उसे CHI3 बोलते हैं, येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक हो गया। और इसकी स्मेल बहुत गंदी होती है भाई, ठीक हो गया, इसकी स्मेल बहुत गंदी होती है, लेकिन याद रखना ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, एज अ एंटीसेप्टिक की तरह यूज किया जाता है भाई, ठीक हो गया। क्यों, इसके अंदर खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, कभी कभी पूछ लेता है CHI3 इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक, व्हाई, बिकॉज इट लिबरेट्स द फ्री आयोडीन, समझा है, ड्यू टू विच इट एक्ट्स एज एन एंटीसेप्टिक। तो मैंने क्या बताया, जो आयोडोफॉर्म है उसके अंदर खुद एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज नहीं है, लेकिन वो एयर, मॉइस्चर और हीट के कांटेक्ट में आते ही आयोडीन जो है वो लिबरेट कर देता है, जिसके अंदर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज है भाई, ठीक हो गया। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो आयोडोफॉर्म है वो एंटीसेप्टिक की तरह यूज में लाया जा रहा है, ठीक हो गया। ये बहुत सारे फार्मास्यूटिकल्स में मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज किया जाता है। देखो भाई टेट्रा हेलोजन कंपाउंड्स में हम बात करेंगे कार्बन टेट्रा क्लोराइड की, CCl4 की, किसकी बात करेंगे, CCl4 की, ठीक हो गया। इसका प्रिपरेशन कार्बन डाइसल्फाइड की जब हम रिएक्शन करते हैं क्लोरीन से, ठीक हो गया, जब क्लोरीन लिया है तो उसका कैरियर लेना पड़ेगा ना, हेलोजन कैरियर्स, ठीक हो गया, वो कार्बन टेट्रा क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक हो गया, और सल्फर मोनोक्लोराइड H2Cl2 बाहर रिमूव हो जाती है भाई, ठीक हो गया। तो देखो भाई ये मैंने प्रिपरेशन पढ़ा दिया, ये फायर एक्सटिंग्विशर में यूज किया जाता है, ठीक हो गया, और उसे किस नाम से यूज करते हैं, पायरीन के नाम से यूज करते हैं। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है व्हाट इज द पायरीन, तो तुम क्या बोलोगे, पायरीन इज द कॉमर्शियल नेम ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर CCl4, ठीक हो गया। जो फायर एक्सटिंग्विशर CCl4 होता है उसका नाम ही पायरीन होता है भाई, ठीक हो गया। याद रखना ये क्या होता है, नॉन इनफ्लेमेबल होता है, ठीक हो गया। देखो भाई अगर कहीं पे आग जल रही है, लेट अस सपोज कहीं पे आग जल रही है, ठीक हो गया, आग जलने में जो सहायक गैस होती है, जो आग जलने में हेल्प करती है, वो होती है ऑक्सीजन। जितना ज्यादा ऑक्सीजन वहां पे रहेगा आग उतनी तेज बढ़ती जाएगी, ठीक हो गया। तो जैसे ही तुम इसमें CCl4 डालोगे तो CCl4 की जो वेपर है इसके ऊपर से क्या हो जाएगी, डिपोजिट हो जाएगी भाई, इस तरह से, और वो इस ऑक्सीजन को इस आग के कांटेक्ट में नहीं आने देगी, जिसके कारण आग बुझना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक हो गया भाई। पर एक बात और इंपॉर्टेंट, ठीक हो गया, एक बात और इंपॉर्टेंट याद रखना, जैसे ही तुमने पायरीन यूज कर दिया, ठीक हो गया, याद रखना जिस रूम में पायरीन यूज कर रहे हो उस रूम में एक प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, खिड़कियां होनी चाहिए, याद रखना। क्यों खिड़कियां होनी चाहिए, क्योंकि जो CCl4 होता है जैसे ही वो वाटर के कांटेक्ट में आता है, ठीक हो गया, क्योंकि आग लगी हुई है, पानी भी थोड़ा बहुत यूज करते हैं लोग, ठीक हो गया, अगर उसी के ऊपर से CCl4 अगर तुमने डाल दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये फॉस्जीन में कन्वर्ट हो जाता है भाई, ठीक हो गया, फॉस्जीन में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस ट्वाइस HCl बाहर। अगर ये फॉस्जीन बना देगा और आदमी इसको इनहेल कर लेगा तो याद रखना उसकी मौत भी हो सकती है, ठीक हो गया। तो जब फायर एक्सटिंग्विशर वाले CCl4 को आग बुझाने के लिए यूज करें, ठीक हो गया, तो याद रखना वो उस जगह पे ही यूज करता है मोस्टली जहां पे प्रॉपर वेंटिलेशन होता है, ठीक हो गया, क्योंकि वहां पर जो CCl4 है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फॉस्जीन में कन्वर्ट हो जाता है भाई, ठीक हो गया, और ये फॉस्जीन आदमी के लिए बहुत हार्मफुल है, ठीक हो गया। एक प्रॉपर्टी ही हो गई, और याद रखना ये फ्रेयॉन्स बनाने के लिए यूज में आता है भाई, ठीक हो गया। लेट अस सपोज CCl4 मेरे पास है, अगर मैं ट्वाइस HF इसमें ऐड कर देता हूं, ठीक हो गया, एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड SbF5, बहुत सारे SbCl5 भी यूज करते हैं, ठीक हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया,
Cl2 और F2 बन गया भाई, प्लस ट्वाइस HCl बाहर। ये फ्रेयॉन्स होते हैं, इसको फ्रेयॉन 1,2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेयॉन 1,2। ये मैंने बहुत डिटेल में फ्रेयॉन्स के ऊपर वीडियो बना रखी है भाई, उसको भी देखना ताकि आपके कॉन्सेप्ट फ्रेयॉन पे भी बहुत शार्प हो जाए भाई। ठीक हो गया? ये फ्रेयॉन्स जो होते हैं रेफ्रिजरेंट की तरह यूज होते हैं भाई, रेफ्रिजरेटर्स में या एयर कंडीशनिंग में, ये एसी जिसको बोलते हैं। ठीक हो गया? तो ये रही यूटिलिटी ऑफ टेट्रा हेलोजन कंपाउंड CCl4। ठीक हो गया? तो मैंने आपको बताया पॉली हेलोजन्स क्या होते हैं, ये किस किस चीज में यूज होते हैं, इनके एडवांटेज भी बताए और डिसएडवांटेज भी बताए, साथ में इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी बताया और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी आप लोगों को बताई भाई। ठीक हो गया? तो इस छोटी सी वीडियो की मदद से मैंने आपके बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर कर दिए हैं भाई। ठीक हो गया? तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।